आप सभी को मेरा नमस्कार। पुनः मैं आप सभी का एक केमिस्ट्री पॉइंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपके साथ अमित यादव। एक केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो भी मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगा उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके और आप उन वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, और अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें हमने पढ़ा था क्रिया कारक या अभिकारक की प्रकृति, दाब का प्रभाव, सांद्रता का प्रभाव, टेम्परेचर का इफेक्ट और विकिरणों का प्रभाव। वो पार्ट फर्स्ट हमने यहाँ पे कवर किया था। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आपकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए, आप ही ने एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आरएनएस इक्वेशन जो है उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो आपकी डिमांड को ध्यान रखते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है वो केमिकल काइनेटिक्स से हम ले रहे हैं, रासायनिक बलगतिकी से हम ले रहे हैं। और रासायनिक बलगतिकी में भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो कौन सा हम ले रहे हैं, आरएनएस समीकरण। देखिए आरएनएस समीकरण जो है इसका प्रतिपादन किस प्रकार से किया जाता है, तो इसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होता है। आरएनएस समीकरण, आरएनएस समीकरण जो है इसको इंग्लिश में आरएनएस इक्वेशन कहा जाता है। तो आरएनएस इक्वेशन जो है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर हम विचार करते हैं। एक रिवर्सिबल रिएक्शन हम यहाँ पे लेते हैं। एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर हम विचार करते हैं। अर्थात आरएनएस इक्वेशन जो है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे एक उत्क्रमणीय, एक रिवर्सिबल जो रिएक्शन है वो यहाँ पे लेते हैं। जैसे यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन हमने क्या लिया, A+B, ये रिवर्सिबल है। यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, C+D का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो A+B जो है यहाँ पे रिएक्टेंट है और C+D जो है यहाँ पे क्या कहलाता है, आपका प्रोडक्ट। तो ये आपका रिएक्टेंट हो गया, क्रिया कारक हो गया, और ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया हमने ली है, और ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो है यहाँ पे दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही है, इसलिए ये रिएक्शन जो है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। मान लेते हैं इसका अग्र अभिक्रिया वेग स्थिरांक K1 है और पश्य अभिक्रिया जो वेग स्थिरांक है वो क्या है, K2 है। अग्र अभिक्रिया का वेग हमने मान लिया RF है और पश्य अभिक्रिया का जो वेग है वो हमने क्या माना, RB है। इक्वेशन नंबर ये आपका हो गया 1। तो आरएनएस समीकरण जो है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया लेते हैं A+B से यहाँ पे C+D प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ पे K1 जो है वो अग्र अभिक्रिया वेग स्थिरांक कहलाता है, K2 यहाँ पे पश्य अभिक्रिया वेग स्थिरांक कहलाता है, RF यहाँ पे अग्र अभिक्रिया का वेग कहलाता है और RB क्या कहलाता है, पश्य अभिक्रिया का वेग।
तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं K1 क्या है, K2 क्या है, RF क्या है, ठीक है। तो यहाँ से K1 क्या होगा, K1 यहाँ पे क्या होगा, अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। यहाँ पे K1 जो है वो अग्र अभिक्रिया जो उसका वेग स्थिरांक कहलाता है। K2 यहाँ पे क्या कहलाता है, K2 यहाँ पे पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। RF यहाँ पे क्या है, RF की यहाँ पे हम बात करें तो RF यहाँ पे क्या है, अग्र अभिक्रिया वेग यहाँ पे कहलाता है। और RB की यहाँ पे हम बात करें तो RB जो है क्या कहलाता है, पश्च अभिक्रिया वेग। पश्च अभिक्रिया का वेग यहाँ पे कहलाता है। अब यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो है आपका कौन सा हो गया, 1 नंबर हो गया। अब 1 नंबर से क्या होगा, यहाँ से देखिए इसको आप नोट डाउन यहाँ से कर सकते हैं, हटा सकता हूँ मैं यहाँ से, देखिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा मास एक्शन लॉ। और मास एक्शन लॉ जो होता है इसको हिंदी में हम कहते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। और द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम ये कहता है कि अभिक्रिया का जो वेग है ये क्रिया कारकों की सांद्रता पे निर्भर करता है। तो यहाँ से देखिए कौन से नियम से हम यहाँ पे लिखेंगे, मास एक्शन लॉ से। और मास एक्शन लॉ जो है इसको हिंदी में हम कहते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया का जो नियम है इसके अनुसार अभिक्रिया का जो वेग होगा वो क्रिया कारकों की सांद्रता पे निर्भर करेगा। तो यहाँ से अग्र अभिक्रिया का जो वेग है उसको हम क्या लिख सकते हैं, अग्र अभिक्रिया वेग। अग्र अभिक्रिया का जो वेग है इसको हम यहाँ से क्या लिखेंगे, RF होगा अग्र अभिक्रिया का वेग, RF का जो मान है प्रोपोर्शनल होगा किसके, क्रिया कारकों की सांद्रता के। और अग्र अभिक्रिया के लिए क्रिया कारक यहाँ पे क्या है, A और B। तो RF का जो मान है ये प्रोपोर्शनल होगा किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। यहाँ से देखिए RF जो है ये प्रोपोर्शनल हो गए, इसको हटा लेते हैं यहाँ से। RF इक्वल टू, अब देखिए अग्र अभिक्रिया वेग स्थिरांक हमने क्या लिया था, अग्र अभिक्रिया वेग स्थिरांक हमने K1 माना था। तो RF इक्वल टू यहाँ पे K1 हो गया कंसंट्रेशन ऑफ A एंड ए कंसंट्रेशन ऑफ B। इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ से हम पश्च अभिक्रिया वेग लिखेंगे। और पश्च अभिक्रिया का जो वेग होगा उसको हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, RB का जो मान होगा ये प्रोपोर्शनल होगा किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D। अब यहाँ से देखिए प्रोपोर्शनल को हम हटाएं तो RB इक्वल टू हो जाएगा, पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक हमने K2 माना था, तो RB इक्वल टू ये क्या हो गया, K2 कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D। इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया, 3rd। तो यहाँ से हमने मास एक्शन लॉ जो है द्रव्य अनुपाती क्रिया का जो नियम है इस नियम के अनुसार अग्र अभिक्रिया वेग और पश्च अभिक्रिया वेग हमने लिखी, ठीक है। RF का जो मान है वो हमें यहाँ पे इक्वल प्राप्त हुआ, K1 कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। इसी प्रकार RB का जो मान है वो हमें यहाँ प्राप्त हुआ, RB इक्वल टू K2 कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D।
अब देखिए इसके बाद क्या होता है, साम्यक स्थिति यहाँ पे आती है और साम्यक स्थिति पर क्या होता है, अग्र अभिक्रिया का जो वेग है वो पश्य अभिक्रिया वेग के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं साम्य स्थिति पर, साम्य स्थिति या साम्य अवस्था हम लिख सकते हैं। साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर क्या होगा, RF का जो मान है ये बराबर हो जाएगा RB के। RF का जो मान है वो किसके बराबर यहाँ पे हो जाएगा, RB के। तो यहाँ से समीकरण नंबर 2 तथा समीकरण 3 से, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, समीकरण और 3 से इनके LHS पार्ट इक्वल हैं। समीकरण 2 और 3 जो हैं इसके LHS पार्ट इक्वल हैं, तो RHS पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से देखिए 2 और 3 से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, K1 कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, इसका मान जो है बराबर होगा K2 कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D। तो साम्य अवस्था पर RF का मान RB के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से K1 A और B का मान जो है वो बराबर होते हैं K2 C और D। इस इक्वेशन को यहाँ से हम सोल्व करें तो यहाँ से देखिए K2 को इसके नीचे यहाँ पे ले लीजिए आप, तो ये K1 बाई क्या हो गया, K2 हो गया, इक्वल टू ए कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D बाई यहाँ पे क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। इक्वेशन नंबर आपका हो गया 4 नंबर। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए K1 बाई K2 जो है, K1 बाई K2 जो है ये वेग स्थिरांकों का अनुपात है। तो इसको हम एक नया कांस्टेंट ले लेते हैं, लेट K1 बाई K2 जो है इसको हमने क्या मान लिया, K मान लिया। K1 बाई K2 जो है इसको हमने क्या माना, K। तो समीकरण 4 से, समीकरण 4 से यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, K का जो मान होगा ये बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D बाई कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। इक्वेशन नंबर ये आपका हो गया 5 नंबर। तो यहाँ से साम्य स्थिरांकों का जो अनुपात था K1 बाई K2 इसको हमने क्या मान लिया, K मान लिया। तो यहाँ समीकरण 4 से हम क्या लिख सकते हैं, K का जो मान होगा ये बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D। इसमें किसका भाग हम लगाते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ A बाई कंसंट्रेशन ऑफ B। तो यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 5 प्राप्त होता है। इस इक्वेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद में देखिए वान ठाप समीकरण आपको पता है क्या होती है। वान ठाप समीकरण से हम इसको आगे निकालेंगे। वान ठाप इक्वेशन, और वान ठाप इक्वेशन क्या होता है, डी एल एन के बाई dt का जो मान है बराबर होता है डेल ए बाई आर टी स्क्वायर। वान ठाप इक्वेशन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। वान ठाप इक्वेशन डी एल एन के बाई dt का जो मान है बराबर होता है डेल ई बाई आर टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आपका कौन सा हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ से हमने 4th और 5 प्राप्त कर लिया था। इक्वेशन नंबर ये 6 हो गया। अब यहाँ से आपको पता है चूँकि K का जो मान है वो किसके बराबर है, K1 बाई K2। अभी हमने माना था K1 बाई K2 का जो मान है वो किसके बराबर माना था, K के बराबर यहाँ पे हमने माना। और आपको यहाँ पे पता है
डेल ए जो है ये ऊर्जा अंतराल है, तो डेल ए जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, A2 माइनस A1 लिख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 6 जो है, इक्वेशन नंबर 6 में हम के स्थान पे K1/K2 यहाँ पे पुट करेंगे, और डेल ए जो है ऊर्जा अंतराल है, और ऊर्जा अंतराल के स्थान पे हम A2 माइनस A1 पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए समीकरण नंबर 6 से आप क्या कह सकते हैं, समीकरण 6 से, समीकरण 6 में यहाँ से आप मान पुट कीजिए, फिर डी ln K1/A क्या हो गया, K2 और बाई dt हो गया इक्वल टू डेल ए के स्थान पे A2 माइनस का A1 और बाई ये क्या हो गया आपका RT²। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर जो 6 था, इक्वेशन नंबर 6 में हमने के का वैल्यू यहाँ पे पुट किया, और डेल ए का जो मान है वो हमने यहाँ पे पुट किया, तो हमें इक्वेशन प्राप्त होता है। इक्वेशन नंबर आपका कौन सा हो गया, 7 नंबर। अब देखिए समीकरण नंबर 7 जो है इसको हम कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ से देखिए ये वाला जो पद है ये कौन सी फॉर्म में है, ln m/n की फॉर्म है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ln m माइनस ln n लिख सकते हैं। और A2 माइनस A1 जो है ऊर्जाओं के दो अलग अलग रूप हैं, तो इनको यहाँ पे हम अलग अलग लिखेंगे। ओपन कीजिए यहाँ से समीकरण 7 से, समीकरण 7 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 7 से हम ये लिख सकते हैं डी ln K1/dt माइनस का डी ln K2/dt, इसका मान जो है बराबर होगा A2 माइनस A1 और वे बाई RT²। इक्वेशन नंबर आपका हो गया 8 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको ln m/n जो है इसकी फॉर्म में था, ln m माइनस ln n की फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये इक्वेशन जो है हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। अब इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, दो भागों में विभाजित करते हैं। समीकरण 8 को दो भागों में विभक्त करने पर समीकरण 8 जो है इसको दो भागों में यहाँ पे विभक्त कीजिए। तो दो भागों में जब इसको हम विभक्त करेंगे तो यहाँ से हमें इक्वेशन जो है वो क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ से देखिए क्या इक्वेशन प्राप्त होगा, दो पार्टों में इसको डिवाइड कीजिए। डी ln K1/A क्या हो गया dt, इसका मान यहाँ पे बराबर होगा A1/RT² और प्लस का यहाँ पे हम x ले लेते हैं। ये इक्वेशन आपका 9 हो गया। दूसरा जो पद होगा वो क्या होगा इसका, डी ln K2/dt हो गया इक्वल टू यहाँ से A2 हो गया और बाई RT² और प्लस का x। इक्वेशन नंबर आपका 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने माइनस जो पहले इक्वेशन नंबर 7 और 8 में माइनस के जो सिंबल लगे हुए थे उनको हमने हटा लिया, और हटाने के बाद उनको हमने कांस्टेंट में रख दिया x के रूप में। ठीक है, तो यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 9 और 10 प्राप्त हुआ। डी ln K1/dt इक्वल टू A1/RT² प्लस x 9 तथा समीकरण 10 का समाकलन करने पर
समीकरण 9 और 10 जो है इसका हम समाकलन करते हैं। तो समीकरण 9 और 10 का जब हम समाकलन करेंगे तो यहाँ से हमें क्या इक्वेशन प्राप्त होंगी, इनको आप नोट करते जाना। तो जब हम यहाँ से इनका समाकलन करेंगे तो यहाँ से हम इक्वेशन प्राप्त होगा ln k1 इक्वल टू माइनस का e1 बाई RT और प्लस का यहाँ पे a प्राप्त होगा। इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन यहाँ पे हमें प्राप्त होगी ln k2 इक्वल टू माइनस का a2 और बाई यहाँ से RT और प्लस का a। ये दो इक्वेशन यहाँ से हमें प्राप्त होंगी जब इनका हम समाकलन करते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, जैसे वहाँ पे जो भी क्रम आ रहा था आपका। ठीक है, तो ये आपका जैसे मान लेते हैं 11 नंबर हो गया और ये आपका कौन सा हो गया 12 नंबर हो गया। ठीक है, पीछे की इक्वेशन के अकॉर्डिंग सीरियल से इनको आगे बढ़ाना है। तो ln k1 इक्वल टू यहाँ से माइनस e1 बाई RT प्लस a 11 नंबर हो गया और ln k2 इक्वल टू माइनस e2 बाई RT प्लस a 12 नंबर हो गया। समीकरण 11 तथा समीकरण 12 से, अर्थात यहाँ से आप ये कह सकते हैं समीकरण 11 और समीकरण 12 जो है इसका हम संयुक्त रूप करते हैं और संयुक्त रूप करेंगे तो यहाँ से जो हमें इक्वेशन प्राप्त होगा वो कौन सा इक्वेशन यहाँ पे हमें प्राप्त होगा, इनका संयुक्त रूप यहाँ से करने पर हमें जो इक्वेशन प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा ln k इक्वल टू माइनस ये लिख देता हूँ मैं ए बाई RT प्लस का a। इक्वेशन हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ ln k इक्वल टू माइनस ए बाई, अब यहाँ पे देखिए वहाँ पे A1 फर्स्ट था, E फर्स्ट और E सेकेंड। यहाँ पे नॉर्मली हमने एक्टिवेशन एनर्जी को इससे लिख लिया E। तो ln k का जो मान है बराबर हो गया माइनस ए बाई RT प्लस a। ठीक है, यहाँ से k का वैल्यू निकालना चाहें तो एक k इक्वल टू यहाँ से हमें प्राप्त होगा a की पावर माइनस ए बाई RT। k का जो मान है वो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा k इक्वल टू ए माइनस ए बाई RT। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो हमें प्राप्त हुआ है मान लेते हैं 12 नंबर हो गया, 13 नंबर हो गया, 12 पीछे हो गया था। तो इक्वेशन का जो सीरियल नंबर है वो आप क्रम से रखना। ठीक है, ये 13 नंबर हो गया। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये जो समीकरण है इसको हमने क्या किया सरल किया, सिंप्लीफिकेशन इसका किया। तो यहाँ से k का जो मान है वो हमें यहाँ प्राप्त हुआ k इक्वल टू ए माइनस ए बाई RT। इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, यहाँ समीकरण 13 को आरेनियस समीकरण कहा जाता है। यहाँ समीकरण 13 जो है इसी को आरेनियस समीकरण कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे आरेनियस समीकरण जो हमें प्राप्त हुआ है, इस समीकरण में k क्या है, k यहाँ पे रेट कांस्टेंट कहलाता है। हिंदी में इसको हम कहते हैं वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक कहलाता है। a यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहलाता है। हिंदी में इसको हम कहते हैं आवर्ती कारक। a यहाँ पे क्या कहलाता है,
एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहलाता है। हिंदी में इसको हम कहते हैं चरघातांकी पद। ये जो है ये यहाँ पे क्या कहलाता है, ये को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और यहाँ पे आर जो है ये क्या कहलाता है, गैस कांस्टेंट, या आप इसको रेडबर्ग नियतांक भी कह सकते हैं। और टी यहाँ पे क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है, तापमान कहलाता है। तो ये टॉपिक था आपका आरेनीय समीकरण। आरेनीय समीकरण जो है इसका प्रतिपादन जो है वो किस प्रकार से किया जाता है, तो इसको आप अच्छे से कवर कीजिएगा, ठीक है। तो पुनः मैं AK केमिस्ट्री परिवार की तरफ से, AK केमिस्ट्री पॉइंट की तरफ से आप सभी का दिन शुभ हो इसकी कामना करता हूँ। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली बार जो विजिट कर रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे इसी प्रकार की जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको इजीली प्राप्त हो सके। धन्यवाद आप सभी का।